अच्छा आमिर साहब, फील्ड में कैसे आए? सर फील्ड में ऐसा मेरे असल में फादर इज़ एन इंजीनियर। उनको बड़ा शौक था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो हम लोग फैसलाबाद के साथ हमारा नेटिव विलेज है जहाँ के हम ज़िम्मेदार हैं छोटे से। तो उनको शौक था कि एक बच्चा सिविल सर्विस में आए, क्योंकि आजकल की जो वो जो एक फैमिली के हिसाब से एक वो जो होता है कि आपका एक लोग समझते हैं ऐसे सिक्योरिटी और एक सोसाइटी में इस तरीके से उनको काफ़ी शौक था। तो उन्होंने मुझे ही वाज द वन हु पुश्ड एंड प्रोपेल्ड मी इनटू इट। मेरा तो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था तो मगर उन्होंने मुझे प्रोपेल किया, तो फिर दैट्स हाउ आई केम इनटू। तो आमतौर पे उस दौर में तो सीएसएस की तरफ जाते हैं ना, तो आप चले गए पीसीएस की तरफ। आपने ऐसे किया, सीएसएस भी अटेम्प्ट किया उस वक्त? मैंने दोनों किए थे। उसमें मेरी नहीं एलोकेशन हुई थी तो इसमें मैं आ गया। तो फिर जब आप यहाँ पर आए तो पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई? मैं जी बड़ी डिफरेंट जगह रहा हूँ। मैं मैजिस्ट्रेट रहा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, कैंट में, उसके बाद फिर एसी रहा हूँ काफ़ी जगह, शेखुपुरा रहा हूँ, मंडी बहुद्दीन रहा हूँ, वेहाड़ी रहा हूँ, कसूर रहा हूँ, और डिफरेंट पोस्टिंग्स पे रहा हूँ, डिफरेंट पोर्टफोलियोज पे रहा हूँ। एलडीए में भी पहले मैं डायरेक्टर रहा हूँ। तो इट्स वन ऑफ दोज पोस्टिंग्स, मतलब मैंने पूरा पंजाब ऑलरेडी सैर की हुई है, पूरे पंजाब की। तो आपकी फैमिली में और भी लोग हैं जो इसमें सिविल सर्विस में? जी काफ़ी सारे लोग हैं, सर्विसेज में काफ़ी लोग हैं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट सर्विस में हैं। मेरे फादर ख़ुद वापडा में थे। तो एक फैमिली का एक ट्रेंड होता है आपका। कुछ बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिसमें उनका रुझान होता है गवर्नमेंट की मुलाजमत की तरफ। तो इधर एक ट्रेंड था। तो आपकी अगर मैं बात करूँगा सक्सेस के अंदर किस शख्स का या किस खातून का, क्योंकि कहते हैं किसी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल के किसी पर्सनैलिटी को खड़ा करते हैं और उसको एक सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो आपकी कामयाबी में किसका हाथ है? देखिए मेरे ख्याल में आपका तो खैर सक्सेसफुल तो खैर इट्स रिलेटिव टर्म रियली ऑनेस्टली, मगर ये कि आप बेसिकली आपकी अपनी डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं और हर कोई प्रोडक्ट होता है अपनी एक्सपीरियंसेस का। आप जो बनते हैं वो आपको आपके पेरेंट्स बनाते हैं, आपकी एजुकेशन बनाती है, आपके ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस आपको बनाते हैं, अच्छा या बुरा। आप उनको दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। हर एक को ज़िंदगी में अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनको आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको लेके आप आई बिलीव इन कि आपको एक गलत एक्सपीरियंस या एक गलत को आपको डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए। दे शुड डिफ़ाइन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर पर्सनैलिटी। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं अगर आप उनको उन पे आप बैंक करें और उनको लेके आगे चलें तो ऐसा ही होता है। तो मेरे ख्याल में आप हर एक की ज़िंदगी में अच्छे बुरे टाइम्स और मोमेंट्स और एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अल्टीमेटली तो आपने चुनना होता है कि आप उसको कैसे कहाँ लेके जाएंगे। और उस पर आप मैं समझता हूँ कि एक बुरे एक्सपीरियंस से आप अपने आप को उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी ज़िंदगी को रेस्ट ऑफ योर लाइफ डिफ़ाइन ना करने दें, जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं। आप एक्सपीरियंसेस होते हैं सीखें और आगे चलें, मूव ऑन। एक सक्सेसफुल इंसान यानी आपकी एक सक्सेस स्टोरी ऑफ द सोसाइटी है, आपकी अपनी जो एक स्टोरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप लोगों को ये बताना चाहें कि एक सक्सेस स्टोरी के लिए बाकी लोग क्या करें, कुछ 2, 3, 4 प्रिंसिपल्स के भी इस पे आप चल के आप एक सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में बेसिकली आई एम हम्बल पर्सन, मुझे कोई इतना वो नहीं है। आप इसमें आप जो है कोशिश करें कि ज़िंदगी में कुछ गोल सेट करें, चाहे वो कुछ भी गोल हो, चाहे आप जिस तरह भी ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, और फिर उसकी एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योर गोल। हम लोग ज़िंदगी में सोचते तो हैं, तरजीहात तो अपनी बनाते हैं, मगर उसको फिर हम ये नहीं कर पाते कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत है, स्किल सेट है, और उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम चाहते हैं शॉर्टकट्स मिल जाएं, किसी तरह से चले जाएं। हमारी सिविल सर्विस में भी ये ट्रेंड आ गया, ये वाला शॉर्टकट्स ढूंढने का। मेरा जो है हर जो डिफरेंट जगह पोस्टिंग्स थी, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है और उससे मेरी एवोल्यूशन हुई है। और वो हर इस एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। जैसे मैं कहीं भी मेरी पोस्टिंग रही है तो मैं कुछ गोल सेट करता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कुछ करूँ,
ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा, उसका जो क्लाइंटेल, सिविल सर्विस में मोस्टली आपका क्लाइंटेल आम आदमी होता है। अगर आप उसके लिए कोई बेहतर चीज़ कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं, कोई नई उसके लिए एक जहत लेके आ सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो जो 3-4 मैक्रो जो गोल्स आप आइडेंटिफाई करते हैं वो लेके आप आगे चलते हैं। मतलब अगर आपने जाके खाना पूरी करनी है और आपने जाके पेन पुशर बनना है और तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप कोशिश करें कि अगर आप जो है उसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस सीट पे आप हैं उससे किसी को कोई फ़ायदा हो, वो आपके कोलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, या आम आदमी जो कि डेली आपका इंटरेक्ट करता है, जिसके उस दफ्तर में अपनी सुनवाई के लिए आता है, अगर आप उसको रिलीफ नहीं दे सकते फिर उस नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। इट मे साउंड वेरी क्लीशेड, मैं सिविल सर्विस करता हूँ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये बात आपको लगेगी कि बड़ी किताबी सी बात लगेगी, मगर अगर मैं किसी को साउंड स्ट्रेंज ना, हाँ वो अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते अपने क्लाइंटेल को और अपने गिर लोगों को, तो फिर नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपसे बेहतर लोग वहाँ आने चाहिए जो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। कोई आप किसी का मरूसी हक़ नहीं है, ये सीट भी नहीं है, मैं हूँ, मेरे से बहुत बहुत बेहतर लोग इस सीट पे रहे हैं और आएंगे। मैं सीट पे जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। मेरे जो गोल्स होंगे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, इसके मुलाजमीन के लिए क्या करना है, और जो आम आदमी जो कि लेट्स से मैं एलडीए में हूँ, तो एलडीए में जो आदमी आता है आम आदमी, उसको उसकी ज़िंदगी में आसानी कैसे पैदा कर सकता हूँ। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर ये है कि आप अगर आप लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं और उनको बेहतरी देंगे तो आपका करियर प्रोफाइल भी इसी में है, आपकी अपना फ़ायदा भी इसी के अंदर है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरी बात यह है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन, ये कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, जैसे एलडीए में मैं आया हूँ, तो अगर मैं यहाँ के मुलाजमीन के लिए जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। इससे पहले भी जहाँ पे भी मैं था, अगर लोगों के मसाइल हैं, मुलाजमीन की पेंशन के इशू हैं, उनके हेल्थ के इशूज़ हैं, मेडिकल बिल्स हैं, प्रमोशंस उनकी स्टैगनेंट हुई हैं और उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ टेनओवर नहीं है, आई ट्राइड कि मैं उनको ये चीज़ें दूँ जो मेरी टीम है। फिर पहले मैं उनको दे के फिर मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ और उनसे डिमांड करता हूँ कि नहीं, नो यू हैव टू परफॉर्म। अब आप जो मैंने आप पे एक आपके लिए कुछ किया, तो अब आपका भी ये फ़र्ज़ है और मेरी ख्वाहिश है कि अब आप वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो अपने क्लाइंटेल है वो आम आदमी के लिए करें। तो अगर मैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँगा, उनकी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करूँगा, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि वो उनका हक़ है, अगर मैं उनको प्रोवाइड नहीं करूँगा फिर मेरे कोई हक़ नहीं है कि उनसे मैं काम मांगूँ। और मुझे यकीन है कि जो अच्छा आदमी होगा, अगर उसके लिए ज़िंदगी में सहूलियात और उसके लिए आसानियाँ जॉब में उसके लिए पैदा करूँगा, तो मेरा आई एम प्रीटी श्योर कि वो मेरे लिए एक टांग पे भी खड़ा होगा, अगर वो वाकई एक नेक नीयत इंसान लेकिन है। एक परसेप्शन ये भी है ना कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग ये समझते हैं, स्कूल ऑफ थॉट है कि जी आप खींच के रखें, दबा के रखें, डिस्टेंस रखें और फिर आप उससे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एक ये है कि आप इनकरेजमेंट करते हैं और तीसरी आपका स्टाइल होता है कैरेट एंड स्टिक। अच्छा काम किया तो आपने इनकरेज किया, बुरा काम किया तो आप इन तीनों में कहाँ पे आप समझते हैं? सर देखिए, आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, देयर हैज़ बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। अगर आप हर वक्त सख्ती नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास अभी एलडीए में बहुत लोग आते हैं, सारा दिन इंटरेक्शन होता है, आपकी बरादरी से भी होता है, अदरवाइज़ भी मुझे लोग आके बहुत शिकायत लगाते हैं कि जी ये कर लिया, लूट लिया, बड़ा ये हर चीज़। एंड दीज आर रियलिटीज़। आई एम श्योर कि वो उसमें से सदाकत भी होती है बड़ी हद तक, ठीक। मगर आई वांट टू लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और मैं किसी बने को जज तब खुद करता हूँ जब तक उसके मतलब मैं खुद ना देख लूँ। अदरवाइज ये विच हंटर्स की कोई हद नहीं होगी। अगर मैं लोगों के कहने पे अपने मुलाजमीन की उनके साथ उनकी सरगुबी या बुरा सलूक शुरू कर दूंगा, फिर ये चीज़ रुकेगी नहीं, ठीक, और उनका ट्रस्ट भी नहीं होगा। मैं इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि उनके लिए सहूलियात, और फिर उसके बाद जो बंदा फिर भी अगर इसके बावजूद अगर वो पब्लिक को रिलीफ नहीं देता और वो फ्रॉडुलेंट या गलत प्रैक्टिस में होता है, फिर उसके लिए कोई जगह नहीं, फिर कोई जगह नहीं। अच्छा, आपने दुनिया में कहाँ का सफ़र किया? मैं सर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने का काफ़ी शौक़ है, मैं पूरी दुनिया फिरता रहता हूँ।
मुझे हर साल मैं एक से 2 दफ़ा निकलता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे ऑलमोस्ट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में फिर चुका हूँ सर, फिरता रहता हूँ ज़रा। अच्छा, कहते हैं जैसे भी आपने बात की कि आपने ज़िंदगी के से एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, तो सफ़र भी सिखाता है। तो अगर मैं बात करूं कि टाउन प्लानिंग के हवाले से, अगर आपने दुनिया का सफ़र किया, तो टाउन प्लानिंग के हवाले से कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह जिसने आपको इंस्पायर किया हो और आपका ख्याल हो कि आप जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो यार मैं उस तरह का शहर बनाऊँ? देखें, हर जगह की अपनी स्पेसिफिक्स हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये कल्चर आया था टर्किश, कि इस्तांबुल से लोग उसकी म्यूनसिपैलिटी से मुतासर थे। नो डाउट बड़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगेन वो बहुत बड़ा शहर है, करोड़ से ऊपर की उसकी आबादी है, जगह कम है उसके लिए, हिस्टोरिकल शहर है, और उसकी जो म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मतलब हमेशा मेरे जहन में आता है कि देखें, दुनिया के जितने बड़े दारुल खलाफा या बड़े शहर हैं जिनको मेगापोलिस कहते हैं या मेट्रोपोलिस कहते हैं, उसमें एक सेंट्रल एजेंसी होती है जो कि सारे काम देखती है। वो देखती है कि जी शहर में सफाई, प्लानिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। वो एक सेंट्रलाइज एजेंसी है जो कि प्लानिंग करती है, सारे उसके अंडर होते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली लाहौर में जैसे देख लें, LD एक सड़क बनाता है तो टेलीफोन वाले उसको आके खोद देते हैं, वो बनाते हैं तो सीवरेज वाले आ जाते हैं, वासा वाले आ जाते हैं। हमारे यहाँ प्लानिंग इन आइसोलेशन में होती है। अगर आप एक जगह डेवलप कर रहे हैं, फिर मैंने जो चीज़ नोट की है, LDA में आप एक सोसाइटी बनाते हैं, उसके बाद उसका O&M, ऑपरेशन मेंटेनेंस मॉडल कोई नहीं होता, उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है। आप किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से निकलेंगे अच्छी, जैसे DHA से, आप ज़बरदस्त सड़कें, हर चीज़ होगी। जब आप किसी सड़कें टूटेंगी और ऐसी नज़र समझ लें कि आप LDA या MCL की हदूद में आ गए। तो आई बिलीव कि प्लानिंग एजेंसी दुनिया सारी में एक है जो कि मास्टर प्लानिंग करती है। आप शहरों के कॉन्सेप्ट देख लें, मैं अभी गर्मियों में यूरोप काफ़ी ज़्यादा फिर रहा था, उनका एक हर जगह पुराना शहर है जिसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। वॉकवेज बनाए हैं, वॉकिंग स्ट्रीट्स बनाई हुई है आपका सारा। उसके बाद उनका CBD है, और CBD के बाद पेरिफेरी में उनके लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर उनका ज़्यादा लोग जो इन्जॉय करते हैं कि शहर से बाहर निकल के रहते हैं। उनकी प्लानिंग है शहर से बाहर बड़े घरों में रह सकते हैं। शहर में रहना महंगा है, मुश्किल है, किराए ज़्यादा हैं। उनका अपना एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ है और उसको उन्होंने केटर फॉर किया हुआ है। सड़कें अच्छी हैं, सड़कों पे ट्रैफिक कम है। क्यों? सड़कों के बसेस दिए गए हैं, साथ अंडरग्राउंड उनके वो मेट्रो दी गई हैं, और इसके अलावा उनका जो है एक ऐसी रोड्स हैं जिसके ऊपर साइकिलिंग को उन्होंने बड़ी तरजीह दी हुई है। हर एक जगह अवेलेबिलिटी है, सफाई है, हर चीज़। फिर एक और चीज़, आप चाहे इस्तांबुल देख लें, चाहे यूरोप देख लें, कहीं और देख लें, या उनकी ग्रीनरी है या उनका सीमेंटेड वॉकवेज हैं। हमारे यहाँ जाएँ तो धूल मिट्टी उड़ती है क्योंकि आपने सड़कों के साइड पे कप स्टोन्स नहीं लगाए हुए। बेसिक एक साइंस है। राइट। आप या तो ग्रीन कर दें उसको, या फिर उसको आप स्ट्रक्चर्ड कर दें। आप इस्तांबुल जाके देखें, वहाँ पे कहीं आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, इसलिए कि हालांकि उसकी ग्रीनरी लाहौर से बहुत कम है। लाहौर इज़ माशाल्लाह वेरी ग्रीन सिटी। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसको इतना ग्रीन नहीं है, पर उन्होंने कवर किया है, वहाँ मिट्टी नहीं उड़ेगी, सफाई का एक अच्छा सिस्टम होगा। फिर उन्होंने अपनी कल्चरल आदतें ऐसी बनाई हैं। आई एम एन एनिमल लवर, मुझे बहुत शौक है, जानवरों से बहुत प्यार है। आप चले जाएं तुर्की में या यूरोप में, तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तुर्की में आपको जो उनके स्ट्रे डॉग्स हैं वो बड़े खुश नज़र आएंगे, वेल फेड नज़र आएंगे। आप उनमें से किसी को खाना डाले, वो खाना भी नहीं खाएगा, बिकॉज ऑलरेडी खाना खाया होता है उन्होंने। उनकी वैक्सीनेटेड हैं, उनका उन्होंने न्यूटर किया हुआ है, उनको चिप लगाई हुई हैं, उसको उनकी म्यूनसिपैलिटी उनको टेक केयर करती है, और इसलिए वो अग्रेसिव नहीं है, वो लोगों में घुल मिल जाते हैं। अब हमारे देखें, आसान क्या चीज़ ढूंढी हुई है, कुत्ते फिरते हैं बाज़ार में, मार दो। सोसाइटीज़ वाले के जहर दे के मार दो, गोलियाँ मार दो। ये मसले का ये हाल है। ये हमारी नेशनल साइकी है। ये हर मसले का हल ये है कि ख़त्म कर दो, रादर देन उसको स्ट्रक्चर करें, उसको बेहतर करें, उसको ह्यूमनाइज करें, उसमें ह्यूमैनिटी लेके आएँ, उसके अंदर आप कोएग्जिस्ट करें दरख्तों के साथ, जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ, ये आपकी वाइल्ड लाइफ के साथ एक ख़त्म करने के दर पे हैं। अच्छा, ये जो आपने भी बात की कि मसले का हल,
तो यहाँ आपने डिफेंस का जिक्र किया, तो डिफेंस में आपको सिस्टम सही नज़र आता है। अभी रूडा वाले हैं वो एक नया बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप जब लाहौर को देखते हैं वो LDA के अंडर है, तो यहाँ स्मॉग भी है, पोल्यूशन भी है, और जो हमें यहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, उस मसले का हल आपके पास क्या है? सर देखिए, हल तो प्लानिंग है। प्लानिंग इस तरह से है कि आपकी जो पहली बात तो है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है लग रही, इंडस्ट्रियल एरिया अलग होना चाहिए, शहर के सबर्ब्स में होना चाहिए। जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल वो होने चाहिए। जैसे आपकी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लेके आए हैं आप, उसके लिए जो आपके ये सारे आपके ईंटों के ब्रिक्स के वो हैं भट्टे, उनके लिए वो आप उसको आप हार्मोनाइज़ करें, स्टैंडर्डाइज़ करें आप कि जी उनके लिए ज़रूरी है कि अगर आप केमिकल कर रहे हैं, जैसे कसूर में टेनरी है, ये है वो है, बेसिक स्टैंडर्ड्स उनके हों ताकि वो एनवायरनमेंट को ना करें। नंबर 2, लाहौर में भी बड़ी गुंजाइश है। आप लोगों को आदत डालें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ठीक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता बनाएं, हर जगह उसके लिए आसानी करें। जैसे ये और की ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, इसको और ज़्यादा आप बढ़ाएं ताकि लोगों में और भी इतनी गुंजाइश है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। कि मैंने अपने घर से दफ्तर जाना है तो मैं एक ट्रेन पकड़ के एक जगह जाऊं। मैं अगर मॉडल से निकला हूं तो मैं जैन मंदिर तक ट्रेन में जाऊं, वहाँ से उतर के 14 नंबर वाली मेरी वो चल रही हो, आपकी बस चल रही हो या ट्रैम चल रही हो, अपने दफ्तर पहुँच जाओ। सो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि और बजाय आप महंगा पेट्रोल लगाएं, आप साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से चलें। पूरी दुनिया ये करती है। मैं आप बताऊँ, बड़े शहरों में दुनिया में लोगों के लिए मुश्किल क्या कि जैसे लंदन है, इतना पुराना शहर, 1000 साल पुराना, जैसे कि आपका भी है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र करना आसान है, गाड़ी सफ़र करना महंगा है। आप कहीं जाएं, आप पार्किंग करें, आपको अच्छे खासे 50 पाउंड्स देने पड़ते हैं। आप बचाते हो, आप कहते हैं छोड़ो यार अपनी गाड़ी पे क्या करना, जाके हम बस पे जाएंगे। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंसेंटिवाइज़ किया है, और जो आपका ख़ुद ट्रैवल करना है एसेंशियली ज़रूरी होता है, उसको उन्होंने मुश्किल बनाया है ताकि ट्रैफिक जो है बजाय कि 50 बंदे 50 गाड़ियों पे जा रहे हैं तो 50 बंदे 1 या 2 गाड़ियों पे चले। यू मीन मोर बसेस एंड मोर ऑरेंज लाइन्स? ऑरेंज लाइन इज़ अनदर थिंग। ऑरेंज लाइन देखें, मैं ऑरेंज लाइन का ग्रेटेस्ट सपोर्टर भी हूँ। बड़ा मैं हंसता हूँ कि मैं लाहौर बचाओ तहरीक का भी मेंबर हूँ। अच्छा। और ऑरेंज ट्रेन का भी। देयर हैज़ टू बी ए पॉलिसी मिक्स। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बहुत अच्छी चीज़ है, मगर मैं समझता हूँ हर मुल्क की, हर शहर की अर्बनाइजेशन के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब हम बहुत सारे ऐसा एरिया जिसमें हम बेसिक नीड अप्रोच में बैठे हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। आप गुजरपुरे चले जाएं, वहाँ पे बेंसों का और ये पानी पीने की एक जगह है, सीवरेज नहीं है, और इशू नहीं है। बारिश होती है तो 4 दिन वहाँ से लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते। साथ ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है। ये डाइवर्जेंस या डाइकोटमी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको लोकल सॉल्यूशंस होने चाहिए। हाँ, ऑरेंज ट्रेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, अमेजिंग प्रोजेक्ट, मगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि इकोनॉमिक्स की टर्म है कि आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी, साथ के लोग बेचारे अभी तक 1856 में बैठे हुए हैं। ये चीज़ें आपको एट पार लाना चाहिए डिफरेंट उसको। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगेन इस मसले का हल है। वो क्या होना चाहिए? मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन चलनी चाहिए? अंडरग्राउंड ट्रेन चलें जिस एरिया जहाँ पे अदरवाइज़ गुंजाइश नहीं बची। दूसरी बात ये है, अगर पॉलिसी मेकर हूँ और मैं LDA में हम कोशिश भी कर रहे हैं, लाहौर की तमाम सड़कें मैं ठीक कराऊँ, उन सब सड़कों पे ऊपर 200 इलेक्ट्रिक बसेस मंगवा के डिफरेंट रूट्स पे चलाऊँ। एक्सीलेंट बसेस के जो स्टॉप्स होते हैं वो बनाऊँ, जिसमें पीने का पानी मौजूद हो, वॉशरूम्स हों, साफ़ सुथरे हों, आपके लोकल कल्चर के साथ अमेलगमेटेड हों, और पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाऊँ। ठीक, पूरे लाहौर में अगर मैं कोई 300 पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने पड़ते हैं, मुझे 400 बसें चलानी पड़ती हैं। लाहौर की टोटल 340 के करीब टोटल रोड, वो डिफरेंट रोड्स की लेंथ है। अगर आप वो कर लें तो आप जो है पूरे लाहौर के फसाड ही चेंज कर देंगे। और ये था वो वाला इतना लंबा चौड़ा मुश्किल काम भी नहीं है वाला। इट जस्ट टेक्स अबाउट 6 months ऑफ एन एफर्ट रियली। और इसमें आप बसें इलेक्ट्रिक चला दें, पोल्यूशन ज़ीरो हो गई आपकी, लोगों को अच्छा एक ट्रांसपोर्ट मिल गया, साफ़ सुथरा, अच्छा एयर कंडीशन आपके वो हों, आपके
ये जो आपके बस स्टॉप्स होते हैं, पानी मौजूद हो, हर चीज़ हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हों, और ये रोड का एक्सटेंसिव नेटवर्क हर तरफ आपका हो, और आप डिफरेंट रूट्स चल रहे हों। अब जैसे आप बाहर जाएं, मैं अभी प्राग था या उससे पहले बुडापेस्ट था, आप मेट्रो पे जा रहे हैं, आपको आ रहा है कि अगर आपने निकल के फ़लाँ इलाके में जाना है तो 14 नंबर वैगन है, ये ट्रैम चल रही है जो कि 6 मिनट के बाद आ रही है, फ़लाँ चीज़ है तो ये इतना चल रहा है, फ़लाँ आपको पूरा उसके ऊपर आ रहा है, सिंक्रोनाइज है आपका पूरा पब्लिक सिस्टम। यहाँ पे भी हमने एक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई हुई है। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, आप सोल्यूशन भी बता रहे थे, एक 2050 का भी कोई प्लान आ रहा है लाहौर के हवाले से, वो क्या है? वहाँ जो आप बातें बता रहे हैं, क्या उस प्लान के अंदर वो मौजूद है? जी बिल्कुल है। देखिए, हमारा प्लान 2050 का जो आ रहा है, देखिए मास्टर प्लानिंग कभी भी 4-4 साल की नहीं होती, मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप 4 साल के प्लान करेंगे, वो रिडंडेंट हो जाएगा, आबादी बढ़ जाएगी और इश्यूज हो जाएंगे। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। इसलिए इस दफ़ा 2050 का मास्टर प्लान आ रहा है कि अगले 28 साल के लिए लाहौर की जो डिफरेंट नीड्स हैं, और ये मास्टर प्लान सिर्फ डॉक्यूमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि हाउसिंग सोसाइटियाँ कहाँ बननी है, ये मिसनॉमर है। मास्टर प्लान का मतलब ये है कि यहाँ सोसाइटियाँ काट लो या ना करो, नहीं। मास्टर प्लान इज़ ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो कि आपको बताता है कि आपके एनवायरनमेंट का ट्रेंड क्या है, फ्यूचरिस्टिक आपकी ग्रोथ किधर हो रही है, किधर होनी चाहिए, आप उसको एक्सेलरेट कैसे करें, उसको आप केटर कैसे करें, किसको इंसेंटिवाइज करके बढ़ाएं, किसको डी इंसेंटिवाइज करके कम कर दें, आपका जो ट्रेंड है। और साथ इसके अलावा आपकी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, पॉपुलेशन क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी सीवरेज उसके लिए केटर फॉर है, आपकी प्लानिंग क्या, कमर्शियल आपकी डिस्ट्रिक्ट कितनी है, क्या आपके फ्यूचर ट्रेंड होंगे, उसके लिए आप केटर फॉर कर सकते हैं आबादी को, उसको हर चीज़ को। ये तो ये बहुत सारे, ये इट्स ए डाइवर्सिफाइड किस्म का डॉक्यूमेंट जो कि इसी तरीके से होना चाहिए। अब उसमें मास्टर प्लान के ऊपर इस दफ़ा जो हम लेके आ रहे हैं, इसमें 4-5 अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच तो ये है कि इनफिल डेवलपमेंट, शहर के अंदर जो जगह अभी खाली पड़ी हैं, ना तो ग्रीन एरिया है, फजूल में खाली है, इनकरेज करें कि लोग वहाँ डेवलपमेंट करें, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। फिर इसके अलावा जो है डिफरेंट शहर के जो कॉरिडोर्स हैं, जो सारी आपकी ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन है, उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट हो, लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वहाँ पे जो है वो इसको बढ़ाएं, वहाँ पे आबादी का ट्रेंड बने, अपार्टमेंट बिल्डिंग बने। जो नया प्लान है लाहौर का 250 का, तो उसमें क्या क्या आपकी चीज़ें हैं, उसके फीचर्स? जी, उसमें एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें हम जा रहे हैं इनफिल डेवलपमेंट की तरफ, कि शहर में जो जगह खाली पड़ी हैं और ग्रीन भी नहीं है, हम ग्रीन को नहीं छेड़ना चाहते। ग्रीन से मतलब है पार्क्स, ग्राउंड्स, इस तरह से उनको पहले डेवलप करें। फिर लोगों को कहें जो मेन लाहौर की आर्टरीज़ हैं, रास्ते हैं, जहाँ जहाँ उनके ट्रांजिट स्टेशंस हैं, मेट्रो का स्टेशन, ऑरेंज लाइन का स्टेशन, उसके आसपास ग्रोथ को बढ़ाया जाए। फिर कुछ जगहें जो अभी पिछले मास्टर प्लान में खाली पड़ी थी, उनमें जो ब्राउन एरिया था, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट की जाए। और फिर लाहौर की आबादी की नीड्स को देखते हुए फिर आखिरी ये है कि जिस तरफ फ्यूचर का ट्रेंड है ग्रोथ का, उधर लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेके जाएं। इस दफ़ा का जो नया बज़वर्ड है वो है वर्टिकल एक्सपेंशन। लाहौर बहुत फैल चुका है और बेहंगम फैल चुका है, तो इंसेंटिव ये दे रहे हैं कि लाहौर की आबादी पहले वर्टिकल एक्सपैंड हो, जैसे कि बाकी शहरों की होती है। साथ हम उसके लिए दे रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जैसे गुलबर्ग। मैक्सिमम वर्टिकल आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी मंजिल? सर, लाहौर में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, 300 फुट तक है। अब जो CBD आ रहा है उसमें 700 फुट तक है सर। जहाँ जहाँ तक हमारा सिविल एविएशन के लॉज अलाउ करेंगे, वहाँ हम लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे। जितनी जितनी आप दूर होते जाएंगे
एयरपोर्ट से उतनी ज़्यादा फिर आप उतना ज़्यादा हवा में ज़्यादा आपके जा सकते हैं आपसे, और होना भी ये चाहिए। उसके साथ फिर एक हम भी दे रहे हैं और स्टडीज़ कर रहे हैं साथ साथ इस आबादी को जो आप वर्टिकल एक्सपैंड करेंगे उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ठीक हो गया, सीवरेज, रोड्स, अदर फैसिलिटीज़ है, लाइट फैसिलिटीज़। अच्छा, एक और जो लाहौर के बारे में जब आता है ना, लाहौर शहर, तो जहन में आता है कि यार एक सरिया बजरी और इस तरह की चीज़ों का बना हुआ एक जंगल, उसमें प्लांटेशन बहुत अहम इशू है। अगरचा कि आपने ये कहा कि लाहौर में बड़ी ग्रीनरी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं भी है सर। तो वो आपके प्लान में कहीं है? देखिए, मास्टर प्लान के अंदर बिल्कुल इसको केटर किया गया, एनवायरनमेंट की नीड्स को केटर किया गया है सर। अब हमने अपने लिए, जैसे हम जितनी भी नई बन रही हैं उनके लिए रूफटॉप गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, गार्डन्स को बचाने का कॉन्सेप्ट आ गया है, ग्रीन एरियाज़ को बचाने का कॉन्सेप्ट आ गया है, मैंडेटरी प्लांटेशन का आ गया है। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ नहर के इर्द गिर्द अदरवाइज़ जहाँ पे एरिया जो प्रिजर्व किए गए हैं, ये फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया है मियाकी फॉरेस्टेशन का, अर्बन फॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, छोटी छोटी जगह फॉरेस्ट, जहाँ 2-4 कनाल जगह अवेलेबल हो वहाँ पे फॉरेस्टेशन को उसको जो है उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो इसकी वजह से ताकि आपका जो है एनवायरमेंटल नीड्स भी पूरी हों, और साथ साथ जैसे जैसे आप अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि आप उसको इंडिविजुअल ट्रैवलिंग से आप एक उसमें लेके जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, तो उसमें फिर आपका अदरवाइज़ आपका जो है ये एक एलिमेंट जो ये वाला है पोल्यूशन का वो कम होगा, तो उससे लाहौर को सांस लेने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक हमारे यहाँ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लोग वहाँ पे अब प्लॉट ले भी रहे होते हैं, पता चलता है कि वो इलीगल है, उसके हवाले से आपकी जो ओवरऑल मैकेनिज्म क्या है, क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी? सर देखें, हमारा इलीगल हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से शुरू से एक लॉज थे, उनको स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत थी, इन्फोर्समेंट में कमी थी। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की है, जब से पहले भी हो रही थी, मैंने तो आके 4 महीने में बड़ी एफर्ट की है। इसमें कोर्ट का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हाई कोर्ट वगैरह ले आते हैं और उस पर वो चलती रहती हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम एक वाली है सर कि बेसिकली एक माफिया है सर। जब एक सोसाइटी, जब तक उसकी अप्रूवल ना हो वो स्टार्ट ही नहीं कर सकती डेवलपमेंट, ना वो कैंपेन कर सकती है एडवर्टाइजमेंट, ना डेवलपमेंट कर सकती है, ये सब सारे करते थे। अच्छा, इसमें फिर मैं एकदम इंटरप्शन, आप कर नहीं सकती, लेकिन आप ये देखें वापडा वाले भी वहाँ बिल मीटर लगा जाते हैं, वासा वाले भी लगा जाते हैं। सर मैंने अब इसमें आपको सर मुझे अलाउ करें सर, हमने अब क्या किया है, पहली बात तो ये है कि लाहौर की जितनी लीगल सोसाइटीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की है, और वो हर जगह सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इश्तहारों में, TVC के ज़रिए हमने लोगों को बताया कि ये सोसाइटियाँ, ये 50, 100, 150 सोसाइटियाँ लीगल है। एनीथिंग एल्स जिसकी जो इलीगल है या जिसकी एक्सपेंशन इलीगल है या उसमें कोई वायलेशंस हैं, उसको हमने एनलिस्ट कर दिया और वो भी सोशल मीडिया पे हर जगह TV पे चला दी है। एक और काम क्या किया है कि अब लाहौर में वो सोसाइटी जिसका हमने QR कोड कह दिया है, QR कोड की इस्लाह से आप वाकिफ़ हैं, आपने कहीं जगह जा रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, आप बोर्ड पे QR कोड अपने स्कैन करेंगे, आपके सामने हर डिटेल आ जाएगी, ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, कब हुई, क्या इसका मास्टर प्लान है, ये। अब हमने ये QR कोड मैंडेटरी कर दिया है, PHA या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई ये कैंपेन TV पे भी कहीं पे भी जब तक वो LDA का रजिस्ट्रेशन नंबर और QR कोड वो नहीं देखेंगे या शाया नहीं करेंगे, तब तक जो है उसकी किसी किस्म की कोई जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकी। हमने मैंडेटरी कर दिया है उस QR कोड के बगैर ना तो PHA एडवर्टीजमेंट की इजाज़त देगा, ना पैमरा, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। साथ साथ उसके अलावा सुई गैस जैसे यूटिलिटीज़ का आप कह रहे थे, वापडा, QR कोड के बगैर सोसाइटी को हम भी NOC नहीं देंगे और वो भी नहीं लगाएंगे। जिनके लगे हुए हमने सबका लेटर उनको लिख दिया है वो कर कि उनके कनेक्शंस काट दिए जाएं। ठीक। अगली बात जो ऑफर मारे थे कि इसके अलावा जिनके लगे थे उनके कट रहे हैं, नए के हम इशू नहीं करने देंगे बिल्कुल किसी भी तरह से। और जिनके हमने उनको सबको लिस्टें आगाह कर दी हैं। यहाँ बहुत सारे मसले हैं, कई गुजर खान की सोसाइटी का इश्तहार लाहौर में चल रहा होता है तो उसमें आती थी एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती थी कि बाउंड्रीज टच हो जाती थी। अब लाहौर के PHA को तो नहीं पता कि एक सोसाइटी जो कि पिंडी में बनी हुई है और लाहौर में टिजमेंट हो रही है कि क्या वो लीगल है या इलीगल है। उसके ऊपर भी हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक मैकेनिज़्म बन रहा है जिस पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, डेवलपमेंट अथॉरिटी सारी और
इसके अलावा अगर TMS या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एक दूसरे से शेयर करेंगी ऑफ लीगल एंड इलीगल सोसाइटीज़, ताकि ये मवाद हर एक के पास मौजूद हो। और हम वो दायरा तंग करते जा रहे हैं फॉर एन लीगल सोसाइटी टू प्रॉस्पर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कानून में गुंजाइश है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब हमारा क्या है, हमारे इलीगल सोसाइटी के ऊपर 46 रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द हायर कोर्ट। हमने 200 सोसाइटीज़ के ऊपर पर्चे FIRs करवाई हुई हैं और वो बहुत सारे स्टे की आड़ में चल रहे हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन हायर लेवल। ये कि देखें, कानून अंधा होता है बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट, वो छोटे बड़े को नहीं देखना चाहिए उसको। हाउएवर उसके लूप होल्स को एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें, ये सब लोग, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसमें हम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और मेरा ख्याल है तमाम लोग जो हैं, बाकी लोग जो हैं अरबाब इख्तियार, उनको भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। बेसिकली ये लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी है। कई लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सारी उम्र जमा पूंजी से वो घर पर ख़रीदना चाहते हैं और एंड पे उनको पता चलता है कि सोसाइटी कागज़ों पे एग्जिस्ट कर रही है। इसमें हम अपनी सख्ती करते जा रहे हैं और अब हम इंशाल्लाह अनदर 2-3 मंथ्स इतना सख्त कर देंगे कि एक सोसाइटी अगर इलीगल है और एनी टेक्निकल रीजंस, इट विल स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब। ठीक हो गया। वो ये नहीं होगा कि उसके बाद पता चल जाएगा हर एक को, हर मुश्तरी और शारबाश का जो कॉन्सेप्ट होता है पता चल जाएगा कि सोसाइटी इलीगल है, और हम डिस्करेज करेंगे इसको टू डेवलप एंड प्रॉस्पर। वन विंडो ऑपरेशन यहाँ से काफ़ी अरसे से, कई सालों से, लेकिन वो जो इसके फ़ायदे थे वो लोगों को मिल नहीं सके, उसको यानी एक्सपीडाइट हो जाए, लोगों को वाकई वन विंडो का फ़ायदा हो। आपने इसके हवाले से कुछ किया? सर, विंडो मेरे एक दो प्रेडिसेसर बड़े लर्नेड थे, उन्होंने इस विंडो को शुरू किया। उमर रसूल साहब ने किया और एक दो असहाब उसको बहुत आगे लेके गए। समहाउ द अदर वो लेटली वो कुछ स्टैग्नेंट हो गया, सॉफ्टवेयर पुराना हो गया, विंडो बराए नाम रह गई थी। मैंने आगे देखा कि मैंने जो तरजीहात अपनी सेट की, सबसे ज़्यादा तरजीहात मेरी जो सबसे पहली नंबर 1 प्रायोरिटी वो वन विंडो था। हमारा इंटरफेस आम आदमी के साथ है, जिसने चाहे वो 3 मरले का अपना घर बेचारा वो उसका लेने आ रहा है NOC, या कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ी सोसाइटी के पास कराने आ रहा है, उसको फैसिलिटेट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सारी LDA का, ये सारी हर चीज़ का, ये मेगा प्रोजेक्ट्स का और इन ट्रेन मेट्रो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए हमने फिर एक नया सिस्टम डिवाइस किया है विंडो को, जो अभी हम ऑपरेशनल करने वाले हैं अनदर वीक और सो। वो क्या है? एक तो हमने उसको ले गए क्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर। आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जाएं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस जाएं, आपको लोग आके ग्रीट करते हैं कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ, किस लिए आएँ? आप कहते हैं जी मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ। वो आपको लेके जाते हैं मशीन पे, आप बटन प्रेस करते हैं, आपका एक काउंटर जिस पे आपका जो आपका कंसर्न पर्टिकुलर काम है वो वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो क्यूमेटिक सिस्टम नया हमने अभी इंस्टॉल कर दिया है, वो आपको ग्रीट करके, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उनको अच्छा जी आपका NOC है 70,000 का, आप बटन दबाएंगे। हमने हमारे कोई मेरा ख्याल है 32 के करीब काउंटर्स बना दिए हैं हमने, स्पेसिफिक काउंटर्स हर एक के लिए, जिसमें 32 लोग बैठे होंगे, या वो वहाँ जाएंगे और वो वहाँ जाके अपना जो भी काम है वो करवाएंगे। उससे पहले हमने क्या किया है, हमने UN नंबर दे दिया है, जो कि अगर आपको काम है, मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने घर का नक्शा पास कराना है, मैं फ़ोन करूँगा तो मुझे वहाँ कोई जो ऑपरेटर होंगे, कोई बच्ची या बच्चा, वो आपको बताएंगे कि जी आपने बिल्कुल, आप 70,000 का अगर आपका है तो आपके लिए 5 कागज़ आपको चाहिए, जिसमें जो है आपका ID कार्ड है, ट्रांसफ़र लेटर, जो भी वो, ताकि आप लेके आएँ। और फिर ये चीज़ें, ये SOPs बने होंगे जो कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे, हर जगह LDA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे। ठीक, आप वहाँ आएंगे तो वहाँ आके आप ये करेंगे, आप अपने स्पेसिफिक काउंटर पे जाएंगे। तो LDA में प्रॉब्लम क्या है, टाइम लैग का। आप कागज़ जमा करा देते हैं, 2 हफ्ते वाला को मैसेज आता है जी आपका तो फलां कागज़ मिसिंग है। नहीं, आप कागज़ जमा होंगे तब आप वहाँ से फारिग होंगे। ऑटोमेटेड मैसेज आएगा कि आपका आज से 12 दिन के बाद आपका, और 12 दिन को मिलेगा। हाँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, सामने काउंटर्स डेडिकेटेड लोग बैठे होंगे डिफरेंट काउंटर्स पे, आप उस काउंटर पे जाएंगे, वो आपको असिस्ट करेंगे कि आपके इसके ऊपर जो है इशू ये है, इसके ऊपर आप ये चीज़ें कागज़, आप ये कमी है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये स्टेटस को है, या बताएंगे। तमाम लोग, नादरा का काउंटर, बैंक्स के काउंटर,
वेरिफिकेशन काउंटर्स, हर काउंटर वहीं पे अंडर वन रूफ कर दिए हो जाएगा। अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन वहीं पे होगी, तस्वीर वहीं खिंचेगी। आप एक दफ़ा आप टाइम निकाल के आएंगे अपने बिजी स्केड्यूल से, नौकरी से, कारोबार से फुर्सत ले, तो आपको वहीं से आप एक दफ़ा आप एक फाइनलिस्टिक स्टेज पे पहुंच के फिर वहाँ से जाएंगे। LDA सिटी पोजेशन वगैरह क्या इस वक्त उसकी लेटेस्ट क्या है? LD सिटी का सर जो उसका जना सेक्टर जो उसका है उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। अभी उसके लिए हमने 2-2.5 अरब रुपया रखा है। उसमें जो 1-2 कुछ हमारे मिसिंग पैचेस थे उनको हम एक्वायर कर रहे हैं। मेरा जो है ये प्लान ये है और मेरी ख्वाहिश ये है और आज़म ये है कि हम जो है इस फिस्कल ईयर में हम लोगों को जना सेक्टर का पोजेशन दे देंगे सारों का, फुली डेवलप करके एमिनिटीज़ जितनी भी उसकी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन चल रही है, रोड्स बन रही हैं और हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, बैलेटिंग हो गई है उसकी, अब डेवलपमेंट का काम जारी है और उसकी जो थोड़ी सी चीज़ें बीच में मिसिंग पैचेस थे वो हम दिसंबर के एंड तक वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे और 3-4 महीने में डेवलप करके हमने जना सेक्टर पूरा लोगों को पोजेशन दे देना है। आखिरी क्वेश्चन आपसे, कौन से और अदर प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इस वक्त LDA जो है उसके अंदर आप कैरी आउट कर रहे हैं? सर काफ़ी सारे हम लाहौर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, लाहौर की चारों एंट्रेंसेस, ठीक, बाबू साबू, सगियाँ, शादरा और इसके अलावा ठोकर, चारों को रीमॉडलिंग कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा बाबू साबू पे भी, जिसके अलावा वहाँ पे अंडरपास बन रहा है और जो है जाने के लिए सब्ज़ाज़ार साइड पे जाने के लिए। फिर इसके अलावा शादरा वाला प्रोजेक्ट सारा ऑलमोस्ट सारा मुकम्मल हो चुका है, रोड्स बन रही हैं। शादरा के ऊपर जो हमारा एक वो नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है जिसमें हम उसको शादरा उस पूरे एरिया को कैटर कर रहा है, वहाँ पे अंडरपासेस, फ्लाईओवर बन रहे हैं ताकि लाहौर में जो लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटी हो आने जाने में और उनकी कनेक्टिविटी हो। एक तो ये है, CM साहब ने भी अनाउंस किया बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का। मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट लाहौर की क्वालिटी ऑफ रोड ट्रैवल बदल देगा, ठीक, इसलिए कि ये 4+4 का प्रोजेक्ट है जिससे आपकी अगर आप मॉडर्न लाहौर से या किसी भी जगह से आप मोटरवे या शहर जाना चाह रहे हैं, मतलब आप समझिए कि गुलबर्ग से अगर आप मोटरवे जाना चाहते हो 9 मिनट में मोटरवे पे होगा, शॉर्टेस्ट टाइम। आपकी जो ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक चल रही है फिरोजपुर रोड पे, मॉल रोड पे, जेल रोड पे, मुल्तान रोड पे, वो जो इंट्रा सिटी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट इस पे हो जाएगी, तो कम हो जाएगा रास्ता यहाँ। इसकी कनेक्टिविटी हर एक रोड के साथ है, गुलबर्ग के साथ है, जेल रोड के साथ है, फिरोजपुर रोड के साथ है, मुल्तान रोड के साथ है, मोटरवे के साथ है, रिंग रोड के साथ है। अगर लाहौर से बाहर से आप आ रहे हैं और आपने मॉडर्न लाहौर में जाना है तो आपको शहर में आने की ज़रूरत ही नहीं, तो आपकी सारी शहर की जो मेन आर्टरीज़ हैं उस पर ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, मेरे ख़्याल में ये एक वाटरशेड साबित होगा लाहौर की जो है ट्रैफिक नीड्स के हवाले से। अगले 6-7-8 साल के लिए आपका ट्रैफिक का जो मेस है वो बहुत कम हो जाएगा इसकी वजह से। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एलिवेटेड का हम शुरू है, उसका हर चीज़ एक्विजिशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है। जो ही हमारी उसकी फंडिंग होती है तो उसमें प्रोजेक्ट की हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर देंगे। शादरा का हम करने जा रहे हैं, दिसंबर के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे लाहौर में बहुत फ़ायदा होगा। प्लस हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको अभी हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने का। हमारा जैसे आपने LD का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा होगा, साथ बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट हमने बनाया है इलाके के मकीनों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। इसको हम रेप्लिकेट किया हमने 11 जगहों पे। 11 जगहों पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ताकि हर कौमी असम्बली के हल्के के हिसाब से हमने किया है कि वहाँ के लोगों को एक सेहतमंद फ़ज़ा में एक्सरसाइज करने का, मिल बैठने का और अपनी सेहत को इम्प्रूव करने का एक मौका मिल सके। तो ये भी ये प्रोजेक्ट जो है। एक क्वेश्चन और जो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, लाहौर की एक्सपेंशन चारों तरफ हो रही है, तो आपने कहीं सोचा क्योंकि इतने बड़े शहर तो नहीं कंटेन कहीं ना कहीं तो इसको करना है, तो दूसरी बात है कि एक रूडा सिटी बन रहा है, तो इसका आपका लिंक कैसे होगा? सर रूडा बड़ा ज़बरदस्त, हमने रूडा जो है वो एक वैल्यू ऐड कर रहा है लाहौर, जैसे CBD है वो एक वैल्यू लाहौर में ऐड कर रहा है, कमर्शियल एक वेंचर लेके आ रहा है, लोकल या बाहर के इन्वेस्टर को लाहौर के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बिजनेस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। रूडा को हमने केटर फॉर किया अपने मास्टर प्लान के अंदर। रूडा अपनी प्लानिंग करेगा जिसमें कमर्शियल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल जोन बनाएगा और हम उसको सप्लीमेंट करेंगे, हम उसको वो हमारे लिए जो है एक फ़ायदा होगा और वो हमारे लाहौर की
जो है ना सिर्फ आबादी की पॉपुलेशन एक्सपेंशन नीड्स के लिए बल्कि अदरवाइज एनवायरनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स सिटी, इसमें सब कुछ होगा। तो हमने अपने आप को, अपनी आबादी की प्रोजेक्शंस को, फोरकास्टिंग को केटर फॉर किया उसके हिसाब से। तो हम ये मेरे ख्याल में ये लाहौर के बिज़नेस के लिए CBD और लाहौर की मॉडर्नाइजेशन के लिए अलॉन्ग दी जो है आपका जो रिवर है, ट्रेडिशनल रिवर्स के साथ, ये लाहौर की खूबसूरती में, रनाई में और लोगों की फैसिलिटी में वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा, कंटेन करने की मैंने बात की, शहर को कंटेन करेंगे या एक्सपेंशन चलेगी? नहीं सर, शहर को कंटेन करेंगे सर। किस साइड पर आप कंटेन करना चाहते हैं? सर हम कंटेन किसी एक साइड पर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि 2050 तक का हमने एक मॉडल बनाया है कि शहर को उस कंटेन करके एक एरिया तक, ब्राउन एरिया तक, उसके बाद आगे एक फुल स्टॉप लगाएं ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले उसके अंदर जो है रहने का, बेहंगम किस्म की ग्रोथ ना हो, और उसको करें ताकि आपका जो फीडर एरिया है, जो आपका एग्रीकल्चरल एरिया है, उसको भी प्रिजर्व करें हम। इतने बड़े शहर की नीड्स, सिर्फ हमने पॉपुलेशन नीड्स को नहीं देखना, एनवायरमेंटल नीड्स, लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग, उस चीज़ को भी देखना है। तो इसको कंटेन बिल्कुल किया जा रहा है। इसमें हमारे नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं, एक तरफ आपका BRB है, उसके आगे फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, एक तरफ ये रूडा और ये आ गया है। तो अब ये शहर एक दो तरफ ही प्लान बढ़ेगा और उससे आगे इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अलाउ नहीं किया। कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं लोगों को सर ये कहना चाहूँगा कि LDA आपकी खिदमत के लिए बना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों की तवक्कात से पूरे नहीं उतरते। हम लोगों के हम मुहाफ़िज़ हैं, उनकी हाउसिंग नीड्स के रेगुलेटर हैं। आपको हमसे शिकायत हैं बिल्कुल बजाय, उस पर मैं आपसे नादिम भी हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ, मगर साथ में ये चाहता हूँ कि आप हमें मज़ीद बताएं कि हम आपकी ज़िंदगी में, आपकी सिविक नीड्स में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप विंडो पे तशरीफ़ लाएंगे तो आप एक बेहतर विंडो देखेंगे जिसमें आपके जो डिफरेंट मसाइल हैं उनको ना सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी और आपकी तहफ़्फ़ुज़, आपके इज़्ज़त नफ्स और आपको हर तरह से आपके लिए सहूलत फराहम की जाएगी। तो आप हम पे ट्रस्ट करें, हम आपके प्रॉपर्टी राइट्स के, आपकी हाउसिंग नीड्स के मुहाफ़िज़ हैं और इंशाल्लाह हम इसको बेहतरी तरफ लेके जाएंगे। इस मामले में मेरे और मेरी टीम हर वक्त हाज़िर हैं। जैसे जो भी लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं उनको पता है, विंडो पे मैं ख़ुद भी अक्सर मौजूद होता हूँ, मेरी टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जिसके भी किसी का क्रॉनिक इशू है उसको सॉल्व करें, उनको बताया जाए ये आपका हक़ है। ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू आपकी जो इश्यूज़ हैं उनको फ़ौरन रिज़ॉल्व करना, ये इस पर कोई आप एहसान नहीं है, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है और इस माइंडसेट को चेंज करने की मैं और मेरी टीम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में LDA को पहले से ज़्यादा बेहतर, कंप्लायंट, क्लाइंट फ्रेंडली पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी और हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखें। अपने मेज़बान संज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।